अब हम थायराइड हार्मोन का रोल देखते हैं स्पेसिफिकली इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब हमें पता है ये क्या करता है, इंक्रीज करवाएगा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को। सिर्फ नंबर को ही इंक्रीज नहीं करवाएगा बल्कि इसके साइज को भी इंक्रीज करवाएगा। जब इंक्रीज करवा रहा है और हमने बात की कि ऑक्सीजन की कंजम्पशन को भी इंक्रीज करवा रहा है, तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन को किस तरह से इंक्रीज करवाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में हमें पता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, तो ये उस प्रोसेस को भी इस तरह से भी इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इंक्रीज होनी है तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन इंक्रीज हो जानी है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और वो एक किस्म का हाइपोक्सिक ब्लड ही होगा। जब ये हाइपोक्सिक ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो बॉडी में डिफरेंट कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब उन कीमो रिसेप्टर से ये हाइपोक्सिक ब्लड जाएगा, गुजरेगा, तो वो डिटेक्ट कर लेंगे कि ये ब्लड हाइपोक्सिक है, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाएगी एक्टिवेट। जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है एक्टिवेट हो जाएगी, ये हमारे हार्ट पर बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्टिमुलेशन करवा देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि एड्रेनल मेड्यूला से कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन उनका रिलीज हो जाएगा और वो क्या करेंगे, वो आके जब इधर बाइंड होंगे बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पर, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करवा देंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि थायराइड हार्मोन जो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, इनके एक्सप्रेशंस को भी इंक्रीज करता है हार्ट सेल पर, तो मतलब मायोसाइट्स पर, तो सॉरी कार्डिक सेल्स पर। तो इसी वजह से ये क्या कर रहा होता है, इस तरह से भी ब्लड प्रेशर को हाई करने में, इंक्रीज करने में रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट पे किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली हार्ट मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्या करवा रहा है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज करवा रहा है, तो एटीपी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और अगर एटीपी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, उसकी यूटिलाइजेशन भी तो इंक्रीज होगी ना, तो वो किस तरह होगी, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और हीट की प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो रही है तो ये भी एक फैक्टर है मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने में। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं कि किस तरह से ग्रोथ हार्मोन पे ये इफेक्ट कर रहा है थायराइड हार्मोन। अब हमें पता है कि सेल के मेटाबॉलिज्म को थायराइड हार्मोन इंक्रीज कर रहा है। जब सेल के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहा है तो मतलब हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन की, तो उसकी कैटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करेगा और एनाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज कर रहा है, फॉर एग्जांपल कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहा है, तो क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स के रिलीज को इंक्रीज कर देगा। जब अमाइनो एसिड का रिलीज इंक्रीज हो गया, ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हो गए, तो क्या हुआ कि ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी लीवर में, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाएगी। ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी तो क्या हुआ, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, जिसने स्टिमुलेट किया इंसुलिन को। एक तो इंक्रीज ब्लड लेवल भी स्टिमुलेट कर रहे हैं इंसुलिन को, और दूसरा फैक्टर ये है कि जो थायराइड हार्मोन है वो खुद भी इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है। जब इंसुलिन स्टिमुलेट होगी, उसने क्या करना शुरू कर दिया, ब्लड से ग्लूकोज को पकड़कर सेल्स में डालना शुरू कर दिया ताकि वो किसी ना किसी काम आए। तो अल्टीमेटली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना है तो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी, और हमें पता है कि हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटर फॉर ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन, स्पेशली इन द यंग पीपल। यंग में ही क्यों बात की हमने, एजेड पीपल में क्यों नहीं बात की, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन, हमें पता है ग्रोथ हार्मोन की क्वांटिटी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कम होती जाती है। तो ये जो थायराइड हार्मोन का इफेक्ट है, ये मोस्ट प्रोबेबली ग्रोथ यंग पीपल में देखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, हमने अक्सर सुना है कि जो पेशेंट्स हाइपरथायरॉयडिज्म के होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इवन कि वो लोग पंखे के नीचे भी बैठे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रहे होते हैं। तो व्हाट्स द रीज़न वाई, हाउ थायराइड हार्मोन कॉजेज स्वेटिंग, तो ये चीज़ देखते हैं। अब हमें पता है कि हम थायराइड हार्मोन ने बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर दी है, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हो गई है, हाइपोक्सिया डेवलप हो गया। हाइपोक्सिया से एक तो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, लेकिन उसके साथ-साथ वेज़ोडाइलेशन भी होती है।
जिसकी वजह से क्या होता है, जब स्किन की हमारे पास 5 लेयर्स होती हैं, जब उनके नीचे वेज़ोडाइलेशन होनी है तो क्या होगा, वेज़ोडाइलेशन तभी होती है ना जब हमें हीट को लॉस करना होता है, एक्सेसिव हीट लॉस होनी होती है। अब एक्सेसिव हीट लॉस करने की बॉडी को क्या ज़रूरत है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि थायरॉइड हार्मोन से क्या कर रहा है, हीट की प्रोडक्शन करवा रहा है। इस तरह से ही मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करवा रहा है। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए बॉडी को एक्सेसिव स्वेटिंग करनी होती है ताकि इवेपोरेशन हो स्वेट की और बॉडी जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मलाइज़ की तरफ आए, कूलिंग का इफ़ेक्ट हो, क्योंकि इवेपोरेशन कूलिंग का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। अच्छा, तो इस तरह से ये क्या होगा कि हीट प्रोडक्शन एक्सेसिव लॉस होगा हीट की प्रोडक्शन का इस तरह से, और एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। लेकिन ये जो वेज़ोडाइलेशन है ना, ये स्वेटिंग तो करवा रही है लेकिन साथ में क्या करवा रही है, हाई ब्लड प्रेशर भी करवाएगी हाइपरथायराइडिज़्म के पेशेंट में। और उसके बाद है कि ये किस तरह से मतलब नर्वस सिस्टम पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। अब जो थायरॉइड हार्मोन है ना, वो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करवाती है, एक्सॉन्स पर ना माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करवाती है, जिसकी वजह से जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन की स्पीड होती है ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये इफ़ेक्ट कर रही होती है। और हाइपरथायरॉइडिज़्म के पेशेंट को यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनमें नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो उनको एंग्ज़ायटी होती है, मतलब उनमें स्लीपलेसनेस होती है, तो ये सब इसी वजह से देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कि इसकी क्या-क्या पैथोलॉजीज़ हैं थायरॉइड हार्मोन की। ये हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये तो पैथोलॉजी में ही पढ़ते हैं। तो हम क्योंकि फिज़ियोलॉजी कर रहे हैं, तो इसमें हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं जितना कि गाइडन में लिखा हुआ है। अच्छा, अब जो हाइपरथायरॉइडिज़्म होता है ना, अब उसके कॉज़ेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? हाइपरथायरॉइडिज़्म के जो कॉज़ेज़ हैं, वो हो सकते हैं कि अगर है टॉक्सिक गोइटर है, ठीक है? थायरॉइड एडिनोमा है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, ठीक है? या फिर ग्रेव्स डिज़ीज़ है। अच्छा, अब इसके सिम्पटम्स हमें पेशेंट में क्या-क्या देखने को मिलेंगे? उनका क्या होगा, अभी बताया इंक्रीज़ स्टेट ऑफ एक्साइटेबिलिटी क्यों हो रही है? क्योंकि नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन की स्पीड है वो बढ़ गई है। हीट इंटॉलरेंस हो गई है। हीट इंटॉलरेंस किस वजह से होगी? क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, मेटाबॉलिक रेट के इंक्रीज़ होने की वजह से, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, तो इस वजह से हीट इंटॉलरेंस हो जाती है। वेट लॉस हो रहा है, ये भी हमने बता दी। डायरिया क्यों हो रहा है? हमने कहा कि जीआईटी की मोटिलिटी को थायरॉइड हार्मोन इंक्रीज़ करता है। जब एब्नॉर्मली हाइपरथायरॉइडिज़्म के पेशेंट में ये इंक्रीज़ होगा तो उसको डायरिया ही होगा, और बिल्कुल इसका उलट हाइपोथायरॉइडिज़्म के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि डायग्नोसिस हम किस तरह करेंगे? हमें टीएसएच प्लाज़्मा में इंक्रीज़ मिलेगा, नॉर्मली इंक्रीज़ नहीं होता, और इंक्रीज़ टीएसआई थायरॉइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेंगे अगर तो उस पेशेंट को ग्रेव्स डिज़ीज़ है, और उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी हाई मिलेगा, ठीक है? और अच्छा, सिम्पटम्स में उसमें मसल वीकनेस हो जाएगी, नर्वसनेस हो जाएगी, हैंड ट्रेमर्स हो जाएँगे, और क्या होगा, एक्ज़ोथैलेमोस मतलब बल्जिंग ऑफ आइज़, ये हो जाएगा। उसके बाद हाइपोथायरॉइडिज़्म के कॉज़ेज़ देखते हैं। हाइपोथायरॉइडिज़्म में क्या हो सकता है कि अगर कोई भी उसको गोइटर है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक गोइटर है, आइडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक गोइटर है, या आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से अगर वो डाइट में आयोडीन ही नहीं ले रहा, उसकी वजह से अगर उसको गोइटर हो गया, तो ये इसके हाइपोथायरॉइडिज़्म के कॉज़ेज़ हो सकते हैं। इसके सिम्पटम्स में हो सकता है मेक्सेडिमा, यानी कि आइज़ के नीचे स्वेलिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद क्या हो सकता है कि एथेरोस्क्लेरोटिक डिज़ीज़ेज़ हो सकती हैं उसको। ये उससे रिलेटेड है कि कोलेस्ट्रॉल को, क्योंकि ये बॉडी में डिक्रीज़ कर रहा था ना, जबकि हाइपोथायरॉइडिज़्म के पेशेंट में जब थायरॉइड हार्मोन ही कम है, तो कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज़ ही नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है एथेरोस्क्लेरोटिक डिज़ीज़ ये डेवलप हो जाएगी, और इट विल लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ेज़ और हार्ट अटैक और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद क्या, डिप्रेस्ड हेयर ग्रोथ हो जाएगी, ये किस वजह से हो रही है? ये वो ग्रोथ हार्मोन के इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा है, और उसके बाद थायरॉइड ड्वार्फ भी हो सकता है। और ये भी एक वाइवा का क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ड्वार्फ और थायरॉइड ड्वार्फ में फ़र्क करें आप। तो अच्छा, उसके बाद हम इसका डायग्नोज़ कैसे कर सकते हैं? हमें डिक्रीज़ टीएसएच लेवल मिलेगा प्लाज़्मा में, और डिक्रीज़ जो है वो बीएमआर मिलेगा।
उसके बाद क्रेटिनिज़्म देखते हैं। अगर कोई बच्चा मतलब किसी बच्चे में या फिर फ़ीटल लाइफ़ में या इन्फेंसी में एक्सट्रीम लेवल का हाइपोथायरॉयडिज़्म है चाइल्डहुड में, तो उसको हम क्रेटिनिज़्म कहते हैं। ठीक है, क्रेटिनिज़्म में क्या होगा कि उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ तो रिटार्डेड होगी ही होगी, लेकिन साथ में उसकी मेंटल ग्रोथ भी रिटार्डेड होगी। ठीक है? उसके बाद उसके शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, उसके बाद वो ओबेस होगा, उसकी स्टॉक की अपीयरेंस होगी, और उसके बाद क्रेटिनिज़्म में क्या होता है कि स्केलेटल मसल की ग्रोथ तो रिटार्ड होती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उसके जो स्मूथ मसल्स हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो नहीं रिटार्डेड होती, बल्कि उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी जो टंग है, तो वो काफ़ी इनलार्ज हो जाती है, और उसकी वजह से उनको स्वॉल्विंग में मतलब मसला होता है, ब्रीदिंग में मसला होता है, चोकिंग वगैरह हो जाती है। So that was all about today. तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।